हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर विद्युत चुंबकत्व जो हमारी फिजिक्स की बुक चल रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। सदिश क्षेत्रों के बारे में हमने रेखीय समाकलन भी डिस्कस किया था, एक विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमने डिस्कस कर लिया था और हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी समझा था कि किस तरीके से उसका क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है। जिस तरह रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन एक पाथ के लिए होता है, ठीक है। एक रेखीय गति यदि हो रही हो तो हम क्या करते हैं, रेखीय समाकलन करते हैं। लेकिन सदिश क्षेत्र का यदि पृष्ठीय समाकलन करना हो, पृष्ठीय समाकलन जैसा कि नाम से हमको पता लग पा रहा है, पृष्ठीय समाकलन किसी पृष्ठ से संबद्ध होगा, ठीक है। यदि कोई सदिश ए सदिश, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई सदिश ले लिया ए सदिश, वो किसी एक पृष्ठ से संबद्ध हो, जो कि पृष्ठ का नाम लिख दिया हमने एस, ये एक पृष्ठ हो गया। हम इस पृष्ठ एस के ऊपर कोई एक बिंदु ले लेते हैं जिस पर ओ पॉइंट हमने डाल दिया, ओ पॉइंट हमने डाल दिया। जितना बताता जा रहा हूं वो ही सुनते जाओ, देखते जाओ, बाकी चीजों को देखने की कोशिश मत करो, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जैसे ओ, और इस पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा पार्ट इसका ले लिया हमने डीएस, छोटा सा पार्ट ले लिया इस पर डीएस। स्मॉल पार्ट है तो इसको हम डीएस से शो करते हैं। फिजिक्स में कोई एक बड़ी क्वांटिटी होती है और उसका यदि छोटा पार्ट हमें प्रदर्शित करना हो तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, डी लगाकर उसको क्वांटिटी का नाम उसके आगे लिख देते हैं। यहां पर एस हमारी क्वांटिटी है, पृष्ठ है, तो इसका स्मॉल पार्ट शो करने के लिए हमें क्या नाम देंगे, डीएस। तो डीएस एक इसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया जिस पर कि वो पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या जिस पर कि हमको विचार करना है, जिस बिंदु पर हमें विचार करना है, वो बिंदु उस छोटे से पार्ट के ऊपर स्थित है। इस बिंदु पर जो सदिश हम लेकर चल रहे हैं ए सदिश, उसकी डायरेक्शन इधर है। अब ये ए सदिश कुछ भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, जो भी सदिश क्वांटिटी, जो भी सदिश भौतिक राशियां हैं, उनमें से कोई भी ये सदिश हो सकता है। तो यहां पर हम ए सदिश लेकर चल रहे हैं, जनरल हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी भौतिक राशि के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यदि ए सदिश है जो कि इस बिंदु पर, जिसकी डायरेक्शन इधर दिखा रखी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और एक दूसरी क्वांटिटी एक और होती है, 12th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ पर स्थित किसी स्मॉल पार्ट से, किसी भी पृष्ठ पर, जैसे कि ये एस पृष्ठ है हमारा, इस पर स्थित किसी स्मॉल पृष्ठ, मतलब उस पृष्ठ पर कोई छोटा सा पार्टिकल यदि हमने ले लिया, छोटा पृष्ठ ले लिया उसका एक, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसके लंबवत होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाहर की तरफ होता है। तो हमारे पास में ये एक छोटा सा पृष्ठ है, इसका डीएस, इसका यदि लंबवत यदि हम पार्ट देखें तो वो हमने मान लिया इधर की तरफ है। एक्चुअल में 3D डायग्राम तो हम यहाँ बना नहीं सकते, तो 3D होता तो जैसे ये अगर पृष्ठ है तो इसका जो ds सदिश होता है, जिसको कि हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसके लंबवत रहेगा इस पृष्ठ के, और बाहर की तरफ होगा। तो जो ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या प्रदर्शित करती है, क्षेत्रफल सदिश को। क्षेत्रफल सदिश। तो हमारे पास दो क्वांटिटी हो गई, एक तो हमारा सदिश राशि हो गई और एक इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया।
तो ये दो जो क्वांटिटी होती हैं, इनका जब अदिश गुणनफल करते हैं, ए सदिश तो हमारा वेक्टर हो गया, ये जो सदिश है एक्चुअल में जो सदिश क्वांटिटी है वो, और डॉट यहां पर लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, अदिश गुणनफल हमने यहां कर दिया। उसके बाद में ds सदिश होता है जो कि इसका ये सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो इन दोनों का यदि अदिश गुणनफल कर दें और उसका हम समाकलन कर दें और इसका हम समाकलन यदि कर देते हैं तो यह पृष्ठीय समाकलन कहलाता है। कौन सा समाकलन कहलाता है, ये पृष्ठीय समाकलन कहलाता है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये क्वांटिटी है, इसको आगे यदि सॉल्व करना चाहें तो इसके बराबर ये होता है। आपको पता ही है कि a सदिश डॉट b सदिश, a सदिश डॉट b सदिश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहां पर a और b क्या है, a क्या है, a सदिश का परिमाण है, b क्या है, b सदिश का परिमाण है, ठीक है ना। तो यहीं से हमने ये ली है a सदिश डॉट ds सदिश को आगे हम किस रूप में लिख सकते हैं, सदिशों के मान से, a सदिश का परिमाण इंटू b ds सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल है बिल्कुल। जैसा कि इक्वेशंस हमारी चली आ रही है, इसको हमने 1.21 इक्वेशन नंबर डाल दिया। अब आपको पता है 12th में 11th में हमने डिस्कस कर रखे हैं सदिश और अदिश राशियां जो होती हैं, उनको यदि हम एकांक सदिश के रूप में दिखाना चाहें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार यदि हम किसी सदिश राशि को प्रदर्शित करते हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एकांक सदिशों की। एकांक सदिश क्या होते हैं, जिसमें एक तो होता है x अक्ष की दिशा में i कैप, एक होता है y अक्ष की दिशा में j कैप, एक होता है z अक्ष की दिशा में j कैप k कैप, ठीक है। तो इसके अनुसार यदि किसी सदिश राशि को शो करना है तो हमको x अक्ष पर काटा गया जो उसका प्रतिच्छेद पॉइंट होता है, जो उसका कंपोनेंट होता है, जो उसका पार्ट होता है उस सदिश का, वो इनटू में i कैप प्लस y अक्ष पर जो काटा गया उसका कंपोनेंट है ay इंटू j कैप, z अक्ष पर काटा गया कंपोनेंट az इंटू k कैप। ये हमारा सदिश क्षेत्र a सदिश हो गया। ये सदिश राशि के रूप में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में हमने किसी सदिश को प्रदर्शित करने का ये तरीका ऑलरेडी छोटी कक्षाओं में सीखा हुआ है, 11th क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से ds सदिश को शो करेंगे तो ds सदिश का x अक्ष की दिशा में dsx, y अक्ष की दिशा में dsy और z अक्ष की दिशा में dsz, तीनों इसके कंपोनेंट हो गए। और i कैप, j कैप और k कैप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, इनकी एकांक सदिश हैं ये, जो कि इनकी दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि किसी सदिश का तीनों अक्षों के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है x, y और z अक्ष। तो ये इक्वेशन तो हमने यहीं पर छोड़ दी थी। इसके बाद a सदिश और ds सदिश जो इसके अंदर यूज किए हुए हैं, उनको हमने कार्तीय निर्देशांक पद्धति के हिसाब से सेट कर लिया। अब इसके अंदर जो ये dsx होता है, इस dsx का यदि dy और dz के रूप में यदि हम इसका, dsx का मतलब ये क्षेत्रफल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो dy इंटू dz होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो dy इंटू dz होगा। और dsy का जो क्षेत्रफल होता है वो dx इंटू dz होता है। और dsz का जो क्षेत्रफल होता है वो
dx इंटू dy होता है। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, तो यहाँ पर dy लंबाई और dz इसकी चौड़ाई के रूप में आएगा। इस पृष्ठ का जो हम कंपोनेंट 3D में इसका यदि डायग्राम देखते हैं तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है अभी, ठीक है, इतनी डिटेल में हम जा नहीं सकते। तो dsx इज इक्वल टू dy इंटू dz, dsy इज इक्वल टू dx dz और dsz इज इक्वल टू dx dy। ये तीनों क्वांटिटीज के मान हैं जो कि हमको लर्न रखने हैं। इसके बाद अब वापस इस इक्वेशन पे आ जाओ। वापस इस इक्वेशन पे आना है तो a सदिश डॉट ds सदिश हमने यहां लिया वापस। a सदिश की जगह पर हमने जो ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमने इस सदिश का जो i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी है इसको यहां पर पुट कर देंगे। a सदिश की जगह पर डॉट की जगह डॉट लगा देंगे और जो ds सदिश है उसको भी फिर एज इट इज यहां पर पुट कर देंगे। यहां तक किसी कोई समस्या? कुछ नहीं किया है, सिंपल सिर्फ इसी की इसमें a सदिश और ds सदिश जो हमने यहां पर इन पद्धतियों के रूप में लिखा है कार्तीय पद्धति के रूप में, इनका मान हमने पुट किया है सिर्फ। अब आप लोगों को सदिशों का अदिश गुणनफल करना आना चाहिए। सदिशों का अदिश गुणनफल करने का तरीका क्या होता है? i कैप डॉट i कैप करते हैं तो क्या आता है 1, j कैप डॉट j कैप या k कैप डॉट k कैप होता है तो ये होता है इसकी वैल्यू 1। और i कैप के साथ में चाहे j कैप को मल्टीप्लाई करो या i कैप के साथ में k कैप को मल्टीप्लाई करो या j कैप के साथ में k कैप को मल्टीप्लाई करो या j कैप के साथ में इनका मान होता है 0, या फिर इनको हम रिवर्स भी करेंगे नीचे वालों को तो भी 0 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? यह आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। जो हमारे पास में जो x, y और z ये तीनों जो अक्ष होते हैं, जैसे ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y एंड दैट इज z, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। x और y के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है, y और z के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है और z और x के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है। तो तीनों अक्षों के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो x अक्ष की दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो i कैप होता है, y अक्ष की दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो होता है j कैप और z अक्ष की दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो होता है k कैप। तो i कैप, j कैप और k कैप ये तीनों क्या है? डायरेक्शन को शो करते हैं, दिशा को शो करते हैं। सिर्फ i कैप कहीं लिख रहा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे सीधा उसका मतलब कि इसकी दिशा x अक्ष की दिशा में है। k कैप कहीं लिख रहा है तो हम क्या समझेंगे? इसकी दिशा z अक्ष की दिशा में। j कैप कहीं लिख रहा है हम समझेंगे y अक्ष की दिशा में। अब इसको यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सेकंड नंबर को फिर 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे नंबर को फिर 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली क्वांटिटी जो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी ax तो इसका कांस्टेंट हो गया, dsx इसका कांस्टेंट हो गया। ये दोनों तो आगे बाहर। अब बचा i कैप और इसमें भी एक i कैप बचा। i कैप डॉट i कैप, क्योंकि बीच में डॉट है तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई होगा उसमें भी डॉट आएगा। तो i कैप डॉट i कैप का मतलब क्या है? 1। वापस फिर i कैप वाली क्वांटिटी को j कैप dsy से मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप डॉट j कैप आएगा। i कैप डॉट j कैप क्या होता है? 0।
फिर आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट के कैप आएगा, फिर ये भी 0 आएगा। और डिटेल में समझो इसे तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का मतलब 1 क्यों आता है? क्योंकि आई कैप क्या है? एकांक सदिश है जिसका कि परिमाण इकाई होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, इकाई सदिश जो है आई कैप जे कैप के कैप, इनका यदि हम परिमाण निकालेंगे, इसको हम किससे करेंगे? ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से ही इसको सॉल्व करेंगे। ए सदिश की जगह पर ए का परिमाण आ जाएगा, बी सदिश की जगह पर बी का परिमाण आ जाएगा। थीटा क्या है? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है। तो आई कैप और आई कैप दोनों तो एक ही दिशा है, एक्स अक्ष की दिशा है दोनों, तो इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 आएगा। कॉस 0 का मतलब 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 आ गया फाइनली। तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। आई कैप डॉट जे कैप के बीच में, मतलब आई कैप ये, जे कैप ये, इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो ए बी कॉस 90 आएगा। मतलब आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, वो तो 1 1 हो गए दोनों, ये तो 1 हो गए 1 दोनों, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। और जो इनके बीच में एंगल है वो हो गया cos 90, और cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी कोण 90 डिग्री होता है, इसी तरीके से जे कैप और के कैप के बीच में भी कोण 90 डिग्री होता है। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1 और 0 इनके मान पुट करते जाएंगे। तो आई कैप को आई कैप से करा, 1 हो गया तो ए एक्स डी एस एक्स आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आई कैप डॉट जे कैप होगा, फिर 0 आएगा। फिर आई कैप डॉट के कैप करेंगे, फिर 0 आएगा। मतलब इसमें सिर्फ ये वाली क्वांटिटी सिर्फ बचेगी। इसको जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बचेगा सिर्फ। इंटीग्रेशन चल ही रहा है, पदों को हम अलग अलग कर लेंगे। एक पद तो बना लिया इसका इससे मल्टीप्लिकेशन पूरे से, एक पद बना लेंगे इसका इससे मल्टीप्लिकेशन पूरे से, ये आ जाएगा। फिर इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा। अब जे कैप को आई कैप से करेंगे तो फिर 0, जे कैप को जे कैप से करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी ए वाई इंटू डी एस वाई। फिर जे कैप को के कैप से करेंगे फिर 0, हटाओ इनको, 0 को हटा दो सबको, जो वैल्यूज आ रही है उन पर ध्यान दो सिर्फ। फिर के कैप वाली क्वांटिटी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो के कैप को आई कैप से करा तो 0, के कैप को जे कैप से करा तो 0, के कैप को के कैप से करा तो 1 आएगा। मतलब ए जेड इंटू डी एस जेड और आ जाएगा। क्लियर है? चीजें ये तुमको आनी चाहिए थी लेकिन फिर भी मैंने बता दी। अब इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो ए सदिश डॉट डी एस सदिश इज इक्वल टू डी एस एक्स का मतलब क्या है? डी वाई और डी जेड। डी एस एक्स का मतलब है डी वाई और डी जेड। अब डी एस एक्स को यदि हम डी वाई और डी जेड यहां पर रख दिया, डी एस वाई का मतलब यहां पर डी एक्स और डी जेड यहां पर रख दिया, डी एस जेड का मतलब यहां पर डी एक्स और डी वाई हमने यहां पर रख दिया। किसी राशि का समाकलन जब हम करते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं उसको? जैसे एक्स स्क्वायर का यदि हमें समाकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। मतलब dx यहां पर लगाना जरूरी है। जिस राशि के सापेक्ष हमको समाकलन करना है उसका यहां पर पार्ट होना जरूरी है, तब हमारा समाकलन यहां पर सही तरीके से
प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx है तो एक सिंगल समाकलन कर दिया। अगर यहाँ पर इसके साथ में dy और लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो अंदर समाकलन हो ही रहा है, dy के रेस्पेक्ट में एक बार और समाकलन होगा, dy के रेस्पेक्ट में एक बार और समाकलन होगा। तो हमारा यहाँ पर dy भी है, dz भी है, तो यहाँ पर समाकलन एक तो हो गया ये वाला पार्ट, मतलब ax का y के रेस्पेक्ट में समाकलन एक तो ये हो गया, और फिर इससे जो क्वांटिटी आएगी, फिर जो इससे राशि आएगी उसका फिर z के सापेक्ष में फिर समाकलन करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए एक समाकलन और यहाँ पर शो किया है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका हो, ठीक है। चाहे z के सापेक्ष में पहले कर लो, फिर y के सापेक्ष में कर दो, तो भी वही राशि आएगी। ऐसे ही इसके अंदर है, इसलिए हमने यहां पर दो दो समाकलन यूज किए, इसलिए हमने यहां पर दो दो समाकलन यूज कर लिए। बस अब हो गया काम। ये हमारा किसी भी सदिश राशि का पृष्ठीय समाकलन को प्रदर्शित करने का तरीका। क्लियर है ना आपको? अब यदि पृष्ठीय समाकलन बद्ध पृष्ठ पर लिया गया हो, अभी तो ये जो हमने समाकलन किया है ये तो एक सिंगल कोई सरफेस है, उसके लिए रिलेटेड हमने यहाँ पर मान निकाल लिया। जैसे कोई सिंपल, जैसे ये हाथ है हमारा, इस तरीके से कोई सरफेस है, ये इस तरीके से खड़ी हुई है, इसमें से ए सदिश इधर से निकल गया और इसका जैसे ये इस तरीके से है, ए सदिश की डायरेक्शन जैसे इधर है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो परपेंडिकुलर होती है, वो इधर होगी। तो इस तरीके से हमने एक सरफेस के लिए पृष्ठीय समाकलन तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन यदि ये पृष्ठ सरफेस ना होकर, ये इस तरीके से ना होकर, ये इस तरीके से बंद पृष्ठ हो, कोई एक गोले के समान हो, ठीक है, जैसे गेंद होती है हमारी, बंद पृष्ठ है, अंदर उसके स्पेस है, एक वॉल्यूम के टाइप में है वो, ठीक है। यदि कोई बंद पृष्ठ हो तो जो प्राप्त राशि को उस सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस जो कि बंद हो, कोई सरफेस, कोई पृष्ठ जो कि बद्ध हो या बंद हो, क्लोज हो, उसके सापेक्ष यदि हम उसका पृष्ठीय समाकलन निकालें, उसके लिए यदि हम पृष्ठीय समाकलन निकालें तो वो उस सदिश राशि का फ्लक्स कहलाता है, जिसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और बद्ध क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमको इस समाकलन के ऊपर ये सर्किल लगाना होता है, जो कि क्या शो करता है कि पृष्ठ हमारा बंद है। इस सर्किल का क्या मतलब है कि जो हम पृष्ठ ये ले रहे हैं, जिस पृष्ठ के लिए हम पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं, वो एक बंद क्षेत्र है। तो ए सदिश डॉट ds सदिश, जिसका कि समाकलन किया और उसको यहां पर सर्किल लगा दिया, दैट इज फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। उस सदिश राशि का ये एक फ्लक्स होता है। फ्लक्स को प्रदर्शित करने का तरीका हमारा ये है, ठीक है। और फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि होता है हमेशा, और जो फ्लक्स होता है उसका यदि भौतिक रूप से यदि हम मतलब समझे तो फ्लक्स का मतलब ये होता है नंबर ऑफ लाइंस, उस सदिश क्षेत्र की नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो उन बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी उस पृष्ठीय क्षेत्र से, उस बंद पृष्ठ से, उस बद्ध पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी, वो संख्या ही फ्लक्स कहलाती है। तो इस फॉर्मूले से हमको उस संख्या का मान प्राप्त होता है जो कि विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहां से आगे इस चैप्टर की डेप्थ में और जाना स्टार्ट करेंगे। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है।
आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इसको अध्ययन कर लेना एक बार और घर पर, क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।